हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, है ना। डेफिनेशन नोट करो फिर से। एन अल्ट्रा फिल्टर पेपर, एक जन अनम्यूट रहना है ना। अल्ट्रा फिल्टर पेपर में बी प्रिपेयर्ड बाय, may be prepared by soaking the filter paper in a soaking the filter paper in a colloidal solution. Colloidal solution. सर रिपीट कर दो एक बारी, मेरी क्लास एग्जिट हो गई थी। कोई बात नहीं बेटा। अल्ट्रा फिल्टर पेपर में बी प्रिपेयर्ड बाय soaking the filter paper in a colloidal solution. In a colloidal solution. ब्रैकेट में लिख लो 4% solution of nitrocellulose. 4% solution of nitrocellulose. In a mixture of alcohol and ether. 4% nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether. इसको बना लो। इसमें है सॉल प्लस इलेक्ट्रोलाइट, इसमें है वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट, वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट। इधर से गैस प्रेशर पास करते हैं, गैस प्रेशर। ये आपका अल्ट्रा फिल्टर पेपर है। बना लिया होगा, देखो जरा। ये कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं, डिस्पर्शन फेज कोलॉइडल सॉल्यूशन, और इसमें इम्प्योरिटी भी है।
इम्प्योरिटी का मतलब ये है कि भाई इलेक्ट्रोलाइट या फिर क्रिस्टलॉइड्स इम्प्योरिटी है ना। इसमें से क्या करना था, इम्प्योरिटी रिमूव करना था, तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर लगा दिए। अल्ट्रा फिल्टर पेपर लाइक ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह से वर्क करेगा। इसमें पोर्स होते हैं, लेकिन इसमें पोर्स इतने छोटे होंगे कि ये जो कोलॉइडल पार्टिकल इससे पास नहीं होगा, सिर्फ क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल पास होंगे और वाटर के पार्टिकल पास होंगे उससे, ठीक है ना। तो क्या है कि वाटर और क्रिस्टलॉइड तो नीचे आ जाएंगे और ये जो कोलॉइडल पार्टिकल है ये यहाँ पे रह जाएगा, तो इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाएंगी। बिकॉज ये प्रोसेस बहुत स्लो है, इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए ऊपर से गैस प्रेशर लगा देते हैं, प्रेशर लगा देते हैं, ये प्रोसेस फास्ट हो जाती है बस। तो आप इसमें सिर्फ याद रखोगे कि भाई अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाते किससे हैं, तो 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज है ना, इन मिक्सचर विद अल्कोहल एंड ईथर, ये याद रखना, ये आता है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट लिखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नोट डाउन करो, द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज of the colloidal particles are smaller or small because they are bigger in size. They are bigger in size, so lesser in number. Bigger in size, lesser in number. देखो जरा, मान लिया ये ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल, ये टोटल अपने पास 100 ग्राम था और इसी 100 ग्राम को कन्वर्ट किया गया कॉलिगेटिव कोलॉइडल पार्टिकल में, ये भी 100 ग्राम है। बट इसमें जो नंबर्स होंगे, नंबर्स वो मोर होंगे और इसमें जो नंबर होगा वो लेस होगा। मतलब अमाउंट सेम रखोगे बट क्योंकि उसका मास और साइज बड़ा होगा इस वजह से नंबर कम हो जाएंगे, क्योंकि कुछ पार्टिकल एग्रीगेट होंगे तब उनका साइज बड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब साइज बड़ा हो जाएगा लेकिन नंबर कम हो जाएंगे। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूशन। साइज वगैरह पे डिपेंड नहीं करते, सिर्फ नंबरों पे करती है, क्योंकि नंबर डिक्रीज हो रहे हैं इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है। सर आपकी वॉइस फिर से डबलिंग कर रही है। ये क्या प्रॉब्लम है भाई? सर आपकी वॉइस फिर से डबलिंग हो रही है, एको आ रही है सर बहुत ज्यादा। कैसी आ रही है? एको हो रही है बहुत, लैग होकर आ रही है। इसका क्या सॉल्यूशन मैं करूं कि क्यों क्रैक होके जा रही है? सर मे बी इंटरनेट की प्रॉब्लम हो। ईयरफोन यूज करो। यस सर। उससे सही हो जाएगा। हाँ ईयरफोन यूज कर रहे हैं। अच्छा तो नहीं, अभी ये इको भी हो रही है साथ साथ में।
सर क्रैक हो रही है आवाज बीच बीच में और एको भी हो रही है। सर बीच में कट रही है आपकी आवाज। सर मुझे सही आ रही है। कुछ बच्चों को इको आ रही है, कुछ बच्चों को सही आ रही है, कुछ बच्चों को क्रैक होते आ रही है। अब सही हो बीच गई है बीच सर, में अब सही हो जा रही है, फिर एको हो रही है, फिर क्रैक हो रही है। अच्छा, इको नहीं हुई थी एक को बार इसमें? हो रही थी सर, बीच बीच में हो रही थी सर। ये क्या प्रॉब्लम है यार, मुझे कुछ समझ नहीं आता। हाँ, ये नोट हो गया? यस सर। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट नोट डाउन करो। Tyndall effect is due to scattering of light. Tyndall effect is due to scattering of light by colloidal particles. Scattering of light by colloidal particles. टिंडल इफेक्ट आपने देखा होगा अपनी ये मोबाइल का टॉर्च जलाओ तो वो स्प्रेड आउट हो जाती है उसकी लाइट, या आप मूवी देखने गए होंगे तो वहां भी टिंडल इफेक्ट दिखेगा, या आप गाड़ी से रात को जा रहे हो उसकी हेडलाइट जलाओ तो टिंडल इफेक्ट दिखेगा, या फिर आपके घर में कहीं भी पिन होल हो वहां से सनलाइट आ रही हो तो डस्ट पार्टिकल आपको दिखेंगे, ठीक है ना। तो स्कैटरिंग जो होती है वो ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होती बट कोलॉइडल सॉल्यूशन में होती है। ट्रू सॉल्यूशन में क्यों नहीं होती? क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल होता है, इस वजह से स्कैटरिंग नहीं पॉसिबल। बट कोलॉइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा है, इस वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाती है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। नोट कर लो जरा इसमें और एक दो पॉइंट। Tyndall effect is observed. Tyndall effect is observed only when following conditions are satisfied. Following conditions are satisfied. फर्स्ट पॉइंट लिखो, diameter of the dispersed particles, अबे फिर से सारे म्यूट हो गए, कोई अनम्यूट हो जाओ, बीच बीच में ब्रेक होएगी फिर दिक्कत आएगी। Diameter of the dispersed particle is not much smaller than wavelength of the light used. Diameter of the dispersed particle is not much smaller than wavelength of the light used. Next point. Refractive index of dispersion page. Refractive
index of dispersion phase and dispersion medium differ greatly in magnitude. Differ greatly in magnitude. ये 2 पॉइंट तो मस्ट है, ये जरूर आप ध्यान रखें। एक और पॉइंट नोट कर ले, स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ टू द पावर 4। वेवलेंथ टू द पावर 4। वेवलेंथ जितनी कम होगी स्कैटरिंग उतनी ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। ये सब बहुत सिंपल चीजें हैं, पहले भी पढ़ा हुआ है आपका, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट है ब्राउनियन मोमेंट। Brownian moment is the continuous zigzag moment. Brownian moment is the continuous zigzag moment of the colloidal particles in a colloidal solution. In a colloidal solution. Next point note कर लें। Arises due to unequal impact from the different direction by the particles of the dispersion medium. By the particles of the dispersion medium on the colloidal particles. On the colloidal particle. सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ बेटा। Arises due to unequal impact from different direction by the particle of the dispersion medium on the colloidal particles. On the colloidal particles. नोट कर लो जरा अगला पॉइंट। मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द colloidals. Nature of the colloidals. But depend on size of the particle and viscosity.
but depends on size of the particles and viscosity of the solution. Viscosity of the solution. जो मोशन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होगा। जिस पार्टिकल का साइज जितना ज्यादा होगा उसका कंडक्टेंस उतना कम हो जाएगा। मोशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। विस्कोसिटी अगर ज्यादा होगी तो भी मोमेंट कम होगा ब्राउनियन। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, मोमेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मोमेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। The intensity of the moment increases with increasing temperature. Intensity of the moment increases with increasing temperature. तो ब्राउनियन मोमेंट आप खुद भी घर पे करके देख सकते हो। एक कोई कनक का दाना ले लेना, उसको पानी में डाल देना, वो जिगजैग मोशन करेगा। जिगजैग मोशन क्यों करता है? अनइक्वल बम्बार्डमेंट होता है सभी डायरेक्शन से, है ना, तो इस वजह से होता है। खैर इसमें कुछ ज्यादा नहीं बताना है। इसका लिख लो जरा, एप्लीकेशन ऑफ द ब्राउनियन मोशन। एप्लीकेशन ऑफ द ब्राउनियन मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे कोलॉइडल सॉल्यूशन के लिए। इट ऑफर एन एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन। स्टेबिलिटी ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन। सर एक बार रिपीट कर दो। It offers an explanation for the stability of the colloidal solution. देखो, जैसे मान लो ये कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशन है, तो ये सारे सेटल डाउन हो जाते हैं। बट ये सेटल डाउन नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि इनका कोलिजन आपस में होता रहता है और कोलिजन अनइक्वल होता है, इक्वल नहीं होता, अनइक्वल कोलिजन होता है। ठीक है ना? अनइक्वल कोलिजन होने की वजह से कोई भी एक जगह सेटल डाउन नहीं हो सकता है और इसी वजह से कोलॉइडल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज उसके जो डिस्पर्शन फेज के पार्टिकल हैं वो सारे सेटल डाउन हो जाएंगे, तो सॉल्यूशन अनस्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक और फैक्टर है, चार्ज का फैक्टर है स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से वो, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है। करो जरा इसमें पॉइंट्स। चार्ज ऑन सॉल्व पार्टिकल is a fundamental factor
is a fundamental factor for their existence. Charge on solid particle is a fundamental factor for their existence. Next point. Solid particle either carry positive or negative charge. Solid particles either carry positive or negative charge. Next point लिखो, origin of the charge. Origin of the charge. उससे फर्स्ट पॉइंट है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी ये आप फिजिक्स में पढ़े हुए हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. Due to friction between dispersion phase and dispersion medium. Due to friction between dispersion phase and dispersion medium. मतलब देखो, मैंने आपको बता रखा है ये कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है जिसमें ये डिस्पर्सन फेज है ये, और बाकी जो है वो डिस्पर्सन मीडियम है. डिस्पर्सन फेज या तो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे या फिर सारे के सारे नेगेटिव होंगे. अगर फेज पॉजिटिव होगा तो मीडियम नेगेटिव होगा, और अगर फेज नेगेटिव होगा तो मीडियम पॉजिटिव होगा. अब यही चार्ज ही इनकी स्टेबिलिटी का बेस है. सेम चार्ज होने की वजह से ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं, और रिपेल करने की वजह से ये सेटल डाउन नहीं होते हैं, इस वजह से ये स्टेबल रहते हैं. ठीक है ना. तो इसमें सबसे पहला पॉइंट यही है. अब ये चार्ज डेवलप कैसे होगा? फ्रिक्शन की वजह से. आई थिंक वो आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, है ना. तो उस वजह से चार्ज डेवलप होते हैं, हालांकि वो कोई बहुत मेजर रोल नहीं प्ले करता, बट एक है उसमें फैक्ट. नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, नेचर ऑफ द डिस्पर्सन फेज. नेचर ऑफ द डिस्पर्सन फेज मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया होगा, डिपेंड करेगा एग्रीगेट क्या होगा. अगर ये एग्रीगेट होगा तो नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल बनेगा, और अगर ये एग्रीगेट होगा ये चीज एग्रीगेट हुई है तो पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल बनेगा. डिपेंड करेगा कि डिस्पर्शन फेज जो आपने लिया है उसमें एग्रीगेशन किसका हो रहा है. इस पर भी डिपेंड करेगा कि भाई कोलॉइडल पार्टिकल कौन सा चार्ज है. अब इसी में आगे आते हैं, द प्रेजेंस ऑफ ग्रुप ऑन डिस्पर्शन फेज. प्रेजेंस ऑफ ग्रुप ऑन डिस्पर्शन फेज. ये मान लो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है. अब ये डिपेंड करेगा कि ये एसिडिक में है या बेसिक मीडियम में है. एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम. अगर ये एसिडिक मीडियम में है तो एसिड प्लस बेस रिएक्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, NH3 प्लस COH, है ना. तो ये पॉजिटिवली चार्ज एसोसिएट होंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज कोलॉइडल बनेगा.
बट अगर ये बेसिक मीडियम में है, बेस अब बेस के साथ नहीं रिएक्ट करेगा, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो बेस इसका H ले जाएगा, तो ले जाएगा तो क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज कोलोइडल बनेगा। इस पर भी डिपेंड करता है कि भाई मीडियम क्या आपने लिया है। नेक्स्ट आगे आ जाओ, प्रेफरेंशियल आयन एडजॉर्प्शन थ्योरी। प्रेफरेंशियल आयन एडजॉर्प्शन थ्योरी ये इंपॉर्टेंट है। देखो जरा, ये मान लो कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना था, ये एक पार्टिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसमें अगर आप ऐड कर दो AgI, AgI तो इसमें कॉमन क्या है आपके पास, सिल्वर कॉमन है, तो जो कॉमन होगा वो एडजॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पे सिल्वर आयन यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे ये एडजॉर्ब हो जाएगा। इसमें प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ये हो गया आपका AgNO3, और ये सिल्वर आयन इस पे आके एडजॉर्ब हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और I माइनस यहाँ इस पे भी एडजॉर्ब हुआ, I माइनस सॉल्यूशन में रहेगा। इसलिए आप देखो कि कोलोइडल पार्टिकल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, लेकिन डिस्पर्सन मीडियम क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि I माइनस जो है वो सॉल्यूशन में रहेगा। इस वजह से जो सॉल्वेंट है या डिस्पर्सन मीडियम है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और कोलोइडल पार्टिकल जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ऐड कर दो KNO3, तो अभी नाइट्रेट आयन कॉमन है, नाइट्रेट आयन यहाँ पे एडजॉर्ब हो जाएगा। इस AgNO3 पे नाइट्रेट आयन एडजॉर्ब होगा। नाइट्रेट कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होगा, और सॉल्यूशन में क्या रहेगा, K। तो डिस्पर्सन मीडियम कैसा हो गया, पॉजिटिव, और डिस्पर्सन फेज कैसा हो गया, नेगेटिव। तो इसे बोलते हैं प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन आइसोथर्म।
मतलब जो आयन कॉमन होगा वही एड्सॉर्ब होगा, ये ध्यान रखना, कोई और आयन उस पर एड्सॉर्ब नहीं होगा। इसको बोलते हैं कॉमन आयन एड्सॉर्प्शन, है ना। आप लगा लो जैसे AgI, और इसमें आपने ऐड किया KI, तो इसमें क्या एड्सॉर्ब होगा, I कॉमन है तो इसमें I एड्सॉर्ब होगा। I एड्सॉर्ब होगा मींस कोलॉइडल पार्टिकल कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज। अब इसमें जरा ध्यान दो कि ये AgI है, ये AgI था, ये सारे के सारे AgI है, इसमें हजारों मॉलिक्यूल्स हैं AgI के। अब आपने KI उसमें ऐड किया तो I माइनस तो यहाँ एड्सॉर्ब हो जाएगा, ये I माइनस एड्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, हर एक सिल्वर आयोडाइड पे नेगेटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव पोटेंशियल हो गया। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन आयन होगा, मैं यहाँ पे I माइनस लिख देता हूँ, इससे कंफ्यूजन ना हो, माइनस नहीं तो पानी भी माइनस लगेगा, I माइनस। यहाँ जो सॉल्वेंट है उसमें K प्लस होगा, I एड्सॉर्ब हुआ है। जो एड्सॉर्ब होता है उसको कहते हैं फिक्स्ड पोजीशन। जो एड्सॉर्ब हुआ है ये है फिक्स्ड पोजीशन, और ये जो है वो मोबाइल है। मतलब K सॉल्यूशन में मूव कर सकता है बट I सॉल्यूशन में मूव नहीं कर सकता। अब इस बात को जरा समझो, I मूव क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि I ऑलरेडी यहाँ पे एड्सॉर्ब हो चुका है। अब इंडिविजुअल I नहीं मूव करेगा, ये जो सिल्वर आयोडाइड है वो जहां जहां जाएगा I वहां जाएगा। जैसे आप लगा लो ये पेन है, ये मैंने अपने हाथ में ले रखा है, अब ये पेन नहीं मूव करेगा, जहां जहां मैं जाऊंगा वहां ये जाएगा, इसका अपना कुछ नहीं है ना। तो ये फिक्स लेयर हो गया, एड्सॉर्ब होने के बाद एक बॉन्ड बन गया है ना। तो जहां जहां ये कोलॉइडल पार्टिकल जाएंगे वहीं वहीं आई जाएंगे, इंडिविजुअली वो फ्री नहीं है मूव करने के लिए। बट पोटेशियम आयन जो है वो सॉल्यूशन में, मतलब क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है वो तो फ्री है, और जो नेगेटिवली चार्ज्ड है वो फिक्स्ड है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दो, यहां माइनस I पे क्या है, माइनस चार्ज, नेगेटिव पोटेंशियल, और यहां सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल। तो यहां डेवलप हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा किसके किसके बीच में, फिक्स्ड लेयर एंड मोबाइल लेयर। फिक्स्ड लेयर एंड मोबाइल लेयर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं जेटा पोटेंशियल, जेटा पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द जेटा पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड मोबाइल लेयर।
इसको एक और नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या फिर इसको जेटा पोटेंशियल कहते हैं। अब इसी सिल्वर आयोडाइड में ये कंटेनर था, ये सिल्वर आयोडाइड था। इस सिल्वर आयोडाइड में सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दो, तो इसमें कॉमन आयन सिल्वर है, तो सिल्वर इस पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो सिल्वर डिपॉजिट होगा तो ये जो कोलॉइडल पार्टिकल होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएंगे और जो सॉल्यूशन होगा वो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा, मतलब मीडियम नेगेटिव बट कोलॉइडल पार्टिकल विल बी पॉजिटिव। अब इसका भी फिक्स लेयर और मोबाइल लेयर, ये आपके पास सिल्वर आयोडाइड, इसमें इस बार एब्जॉर्ब क्या हुआ, सिल्वर। सिल्वर का मतलब पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ एब्जॉर्ब हुआ है, फिक्स लेयर बना है। और सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन में आपके पास NO3 है ना, ये मोबाइल होगा। मीन्स कैटायन फिक्स लेयर और एनायन मोबाइल लेयर। एनायन फ्री है बट कैटायन फ्री नहीं है। यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, उसको बोलेंगे जेटा पोटेंशियल। यहाँ जो पॉजिटिव और नेगेटिव का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसको हेल्महोल्ट्ज साहब ने बताया था। इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। कर दीजिए। क्या हुआ बेटे? अच्छा रिपीट, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। मोबाइल लेयर को डिफ्यूज लेयर भी कहते हैं। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, बोर्ड एग्जाम में भी और कंपटीशन में भी बहुत। लिख लो जरा, कॉलम बना लो, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व और नेगेटिवली चार्ज सॉल्व, मतलब पॉजिटिवली कोलॉइडल और नेगेटिवली कोलॉइडल। इसके कुछ एग्जांपल हैं, वो रटने पड़ते हैं, देख के नहीं खुद। पॉजिटिव में लिख लो, हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड्स,
हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड्स N2O3 into XS2O. Chromium hydrated CrO3 XS2O. Ferric hydroxide. ये आ गया पॉजिटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज में इसको नेटवर्क का इशू हो गया था। रिपीट कर दूं? हाँ, आपको हेडिंग डालना है कि डिफरेंस पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल और नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल का हम कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल का एग्जांपल हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड XS2O, क्रोमियम ऑक्साइड XS2O, फेरिक ऑक्साइड XS2O। ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज में लिख लो मेटल्स, कॉपर सिल्वर गोल्ड। ये जो सॉल है वो इस कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट आ जाओ। मिथाइलिन ब्लू पॉजिटिव में एंड हीमोग्लोबिन। मिथाइलिन ब्लू एंड हीमोग्लोबिन पॉजिटिव में। नेगेटिव में लिख लो मेटेलिक सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड। जो भी सल्फाइड्स हैं वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। सर सल्फाइड सल्फाइड आइड IDE, आर्सेनिक सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड एक्सेट्रा। ऑक्साइड्स टाइटेनियम ऑक्साइड्स वगैरह। नेगेटिव में लिख लो स्टार्च गम, नेगेटिव में स्टार्च गम जिलेटिन, क्ले चारकोल। ये सब नेगेटिव में। स्मोक भी नेगेटिव में ही आता है। ब्लड के लिए आप थोड़ा ध्यान रखना, कंडीशन डिपेंडेंट होता है, वो मे बी पॉजिटिव में भी नेगेटिव हो जाता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। हाँ, तो ये आपको रटना है कि भाई किसके ऊपर कौन सा चार्ज है, और ये भी चार्ज डेवलप हुआ है ना, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी के बेसिस पे। तो ये था आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट आ जाओ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस ये भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रॉपर्टी है यार, सॉरी नया टॉपिक है। नहीं, ये एक नई टॉपिक है, उसी की प्रॉपर्टी ही है सब कुछ। अभी पता कर देखो, पहले आपने क्या किया, डायलिसिस पहले आपने प्रिपेयर किया था तो उसमें इम्प्योरिटीज थी। इम्प्योरिटीज को आपने रिमूव किया, फिर आपने ये बताया कि भाई कैसे इसके ऊपर जो है चार्ज डेवलप हो, या काइनेटिक प्रॉपर्टीज आपने बताई सारी। अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये क्या है वो मैं अभी डेफिनेशन लिखवाता हूँ तो आप समझ जाओ।
फिलहाल हेडिंग लिख लो जरा। मोमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, मोमेंट ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स under the influence of the moment of colloidal particles under the influence of electric field, under the influence of electric field is known as electrophoresis. इसको कैटाफोरोसिस भी कहते हैं, बट इलेक्ट्रोफोरोसिस मोस्ट कॉमन है। देखो जरा क्या करना है, एक डायग्राम बनाओ। इन्वर्टेड यू से है ना, आपने इसमें कोई भी सॉल्यूशन फिल कर दिया है, कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन है, इसमें कोलॉइडल पार्टिकल्स, ठीक है। अब कोलॉइडल पार्टिकल्स मे बी पॉजिटिवली चार्ज होंगे, मे बी नेगेटिवली चार्ज होंगे, डिपेंड करेगा, ठीक है ना, कुछ भी हो सकते हैं। बट आपको कोई सॉल्यूशन दे दिया जाएगा तो आप देख के नहीं बता सकते हो कि ये कोलॉइडल सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज। तो अगर आपको उसे पता करना है कि भाई कोलॉइडल सॉल्यूशन पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो इस टर्म का यूज करते हैं इलेक्ट्रोफोरोसिस, ठीक है ना। एक तो ये बनाया ही होगा आपने, एक और डायग्राम बनाओ। ये इसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, प्लेट लगा दो, ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, ये आपकी नेगेटिव प्लेट हो गई, और यहाँ आपने इलेक्ट्रिसिटी से उसे कनेक्ट कर दिया। अब आप देखोगे कि जितने भी कोलॉइडल हैं वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। तो आप इससे जरा डेफिनेशन को कनेक्ट करो। मोमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो आपको ये नहीं पता था कि ये कोलॉइडल पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। आपने क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। अगर ये पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होगा तो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा, और अपना माइक्रोस्कोप से आप देखते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कोलॉइडल पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उसका अपोजिट चार्ज उनके ऊपर होगा, ठीक है। तो इससे आप चार्ज पता लगा सकते हो कोलॉइडल पार्टिकल्स पे। अगर कोलॉइडल पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज होता तो सारे कोलॉइडल पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ मूव करते, एक जगह कलेक्ट हो जाते, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, है ना, तब जाकर के ये मिलेगा आपको। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरोसिस। नेक्स्ट आ जाओ, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस इलेक्ट्रोफोरोसिस के बाद इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। नोट डाउन करो। मोमेंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, मोमेंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम under the influence of electric field
moment of dispersion medium under the influence of electric field when dispersion phase particles are prevented from moving. सर Are prevented. रिपीट कर दो बेटे. The moment of dispersion medium under the influence of electric field when dispersion phase particles are prevented from moving is known as electroosmosis. Means इलेक्ट्रोऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस में अंडरलाइन कर लो, यही चीज आपको बचा लेगा. ऑस्मोसिस में सोल्यूट फ्लो होता था या सॉल्वेंट फ्लो होता था? तो आपको सॉल्वेंट, हाँ जी सॉल्वेंट होता था ना, तो ये भी तो ऑस्मोसिस है. इसका मतलब इसमें क्या फ्लो होगा? डिस्पर्सन मीडियम का फ्लो होगा. ठीक है ना. आप ऐसा करते हैं कि भाई एनी हाउ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, और यहाँ पे कोलोइडल सॉल्यूशन था, यहाँ भी कोलोइडल सॉल्यूशन थे. ये बीच में आपने ऐसा कुछ कोई इक्विपमेंट्स लगा दिए जिससे कोलोइडल पार्टिकल्स इस साइड से उस साइड ना मूव कर पाए. ये है डिस्पर्सन फेज और ये है डिस्पर्सन मीडियम. अब ये आपको पता होना चाहिए कि अगर फेज पॉजिटिव है तो मीडियम नेगेटिव होगा. इसमें जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये जो सारे डिस्पर्सन मीडियम है वो किसी एक डायरेक्शन में मूव करते हुए नजर आएंगे. ओनली डिस्पर्सन मीडियम, नॉट डिस्पर्सन फेज. ठीक है ना. इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस. तो इलेक्ट्रोफोरोसिस और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस ऑलमोस्ट सेम चीज है, चार्ज का पता लगाते हैं. इलेक्ट्रोफोरोसिस में क्या होगा? कोलोइडल पार्टिकल का चार्ज पता करेंगे, मींस डिस्पर्सन फेज का चार्ज पता कर लेंगे. और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में क्या है? डिस्पर्सन मीडियम पे चार्ज पता कर लेंगे. अगर किसी एक पे भी चार्ज हमें पता हो गया तो इसका मतलब है उसका अपोजिट होगा उसके, है ना. तो इन दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है. फोरोसिस और ऑस्मोसिस में एक मीडियम के लिए है और एक फेज के लिए है बस. नेक्स्ट आ जाओ. कोगुलेशन. लिख लो रिवर्स ऑफ द पेप्टाइजेशन. रिवर्स ऑफ द पेप्टाइजेशन. पेप्टाइजेशन आपने पीछे लिखा हुआ था डेफिनेशन. पहली बात तो ये ध्यान रखो, पेप्टाइडेशन में क्या था? पीपीटी को कन्वर्ट करते थे कोलोइडल सॉल्यूशन में. ये था पेप्टाइडेशन. अभी क्या करना है? कोलोइडल सॉल्यूशन को कन्वर्ट करना है पीपीटी में, दैट इज नोन एज कोगुलेशन, है ना. ये दोनों में मेजर डिफरेंस है. पीपीटी को कोलोइडल में कन्वर्ट करना पेप्टाइजेशन, कोलोइडल सॉल्यूशन को पीपीटी में कन्वर्ट करना दैट इज नोन एज कोगुलेशन. तो जरा इसकी डेफिनेशन लिख लें.
coagulation of the colloidals is due to neutralization of the charge due to which particles comes nearer to each other to form aggregates and settle down under the influence of gravity. इसको बोलते हैं हार्डी-सुलजे लॉ। हार्डी-सुलजे लॉ। सर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी सर, ये कोगुलेशन को हार्डी रूल बोलते हैं। कोगुलेशन बोलो या प्रेसिपिटेशन बोलो या हार्डी-सुलजे लॉ बोलो, ये सब तीनों एक ही चीज है। इट इज ऑल्सो नोन एज हार्डी-सुलजे लॉ। ब्रैकेट में लिख लो, हार्डी-सुलजे लॉ में एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट देखो जरा, मान लिया कोई सॉल्यूशन है, कोलोइडल सॉल्यूशन के ऊपर कोई चार्ज जो था वो पॉजिटिवली चार्ज था। कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन होगा, कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर सेम चार्ज होगा। सेम चार्ज होने की वजह से ही वो एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं और सेटल डाउन नहीं होते। आपको करना क्या है, अगर इस कोलोइडल पार्टिकल जो कि डिस्पर्सन फेज है, इसके ऊपर से अगर ये चार्ज आप रिमूव करवा दो तो ये सारे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना है एक्सेस अमाउंट में। सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो कोई भी नेगेटिव चार्ज आप ऐड कर लो। मान लो कि क्लोराइड ऐड कर देते हैं, बट जो क्लोराइड ऐड करना है वो एक्सेस में ऐड करना है, स्मॉल अमाउंट में नहीं ऐड करना है। तो करेगा क्या, ये क्लोरीन माइनस आ करके एक्सेस अमाउंट में डालोगे तो सारे पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, और जब सारे पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो ये कोलोइडल पार्टिकल जो होगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, मतलब पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर रिमूविंग द चार्ज। मीन्स अब सिर्फ ऐसा तो नहीं कि क्लोराइड आयन, और भी कोई आयन आप ऐड कर सकते हो। FeCN6-4 ऐड कर सकते थे, और क्या ऐड कर सकते थे, PO4-3 ऐड कर सकते थे, SO4- ऐड कर सकते थे, Cl- ऐड कर सकते थे। मतलब कोई भी नेगेटिव आयन आप ऐड कर दो पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन में, एक्सेस में ऐड करना है, प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं कोगुलेटिंग पावर।
कोगुलेटिंग पावर। कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होगा? कोगुलेटिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। इसके ऊपर -4 है, इसके ऊपर -3 है, इस पे -2 है और इस पे -1। मतलब पावर न्यूट्रलाइज करने की पावर किसमें हाई? तो वो FeCN6 में सबसे ज्यादा है। अब जरा ध्यान दो कि पावर मतलब इसकी ज्यादा क्यों है। अगर वो ये 1 मोल आयन ऐड करोगे तो 4 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा। अगर ये 1 मोल आयन डालोगे तो 3 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा। ये 2, ये 1। तो पावर किसकी ज्यादा हुई न्यूट्रलाइज करने की? सेम मोल पे जिस पे चार्ज ज्यादा होगा उसकी पावर भी हाई होगी न्यूट्रलाइज करने की। इस वजह से कोगुलेटिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब बात आएगी कोगुलेटिंग वैल्यू। कोगुलेटिंग वैल्यू जो होगा वो रिवर्स होगा। कोगुलेटिंग वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेटिंग पावर। कोगुलेटिंग वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेटिंग पावर। कोगुलेटिंग वैल्यू का मतलब एक तरह से अमाउंट। तो आप मुझे बताओ किसका अमाउंट ज्यादा लगेगा? अगर कोलॉइडल पार्टिकल जो थे वो 100 ग्राम ले लेता हूं, वो सबके लिए फिक्स हो गया। Cl-। अमाउंट ज्यादा, हाँ अमाउंट ज्यादा Cl- का लगेगा, बिल्कुल। तो कोगुलेटिंग पावर जिसकी कम थी उसका अमाउंट ज्यादा लगेगा, मतलब इनवर्सली का रिलेशन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इसका। तो आई थिंक कोगुलेटिंग पावर पूछे तो ये ऑर्डर है, कोगुलेटिंग वैल्यू पूछे तो ऑर्डर रिवर्स कर देना, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब ये तो पॉजिटिव चार्ज को आपने कोगुलेट किया। अभी सेम पैटर्न पे नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल को कोगुलेट कर दो। मींस अब आपने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसमें कोलॉइडल पार्टिकल जो था वो नेगेटिवली चार्ज, और उसमें अब कोई पॉजिटिव चीजें ऐड करो आप, लाइक Na+, XSE, तो फिर से ये सेटल डाउन हो जाएगा। ये सेटल डाउन हो गया, मतलब पीपीटी हो गया, कोगुलेट हो गया। क्यों? क्योंकि जितने भी नेगेटिव चार्ज थे उसको इसने आके न्यूट्रलाइज कर दिया होगा। अब जो कोगुलेटिंग पावर है वो पॉजिटिव चार्ज में मैक्सिमम Al+3, Mg+2, Na+। ये एक हिंट है, कोई भी ऐसा आयन हो जिसके ऊपर चार्ज मैक्सिमम होगा उसकी कोगुलेटिंग पावर हाई होगी, बट कोगुलेटिंग वैल्यू रिवर्स कर देंगे। तो इसमें करना कुछ नहीं है, चार्ज डेवलप कर दो कोलॉइडल बन जाएगा, चार्ज रिमूव कर दो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ। इसी का सेकेंड पार्ट है बाई इलेक्ट्रोफोरोसिस। बाई इलेक्ट्रोफोरोसिस
इलेक्ट्रोफोरोसिस अभी आपने पढ़ा था, उसमें भी आप सोचो कि इलेक्ट्रोफोरोसिस में क्या मूव करता था, कोलॉइडल पार्टिकल्स मूव करते थे ना। अब कोलॉइडल पार्टिकल्स देखो क्या बनाया था आपने, ये बनाया था आपने, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, बनाना नहीं, ऑलरेडी बनाए हुए ये है। अब आपका ये जो पार्टिकल्स था ये किसी सिंगल डायरेक्शन में मूव किया, तो सिंगल डायरेक्शन में जब ये मूव करेगा यहाँ, तो यहाँ ये रुकेगा थोड़ी ना, यहाँ आके इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा ना, उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना, और न्यूट्रलाइज हो गया तो फिर वो कोलॉइडल नहीं रहेगा। हमें चार्ज का पता जरूर चल जाएगा बट वो कोलॉइडल नहीं बचेगा, क्योंकि वो अब प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा डिपॉजिट होने के बाद। वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। तो आप अनम्यूट रहो, मे बी आ जाए। सही है सर, बिल्कुल आ रही है आवाज? हाँ सर आ रही है। वाह भाई वाह, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार, कोरोना के साथ साथ ना ये मुझे लगता है ना अब इतना लोड बढ़ गया है इन फाइबर्स के ऊपर कि बेचारे अब उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हर एक बंदा वर्क फ्रॉम होम है। आप सोचो ना यार, नर्सरी केजी के बच्चे भी बेचारे ऐसे ही पढ़ रहे हैं, क्या ही पढ़ेंगे। पर ये गलत है, हैं? मतलब यार हद हो गई है। और कार्टून देखते हैं। नहीं कार्टून, हाँ पढ़ते भी नहीं है, कार्टून देखते हैं बट मोबाइल तो उनको मिली हुई है ना। और आप समझो कि पोस्टपोन होगा कि नहीं? है बेटे सर हम लोग का नीट का डेट पोस्टपोन होगा या फिर वही रहेगा? अरे यार आज पता है क्या है, बोर्ड एग्जाम तो उन्होंने खत्म कर दिया कि भाई नहीं होगा। यस सर, कैंसिल कर दिया। कैंसिल किया, पोस्टपोन किया इस पर। हाँ पोस्टपोन किया है, लेकिन ये है कि भी कोई लिमिट तो दिख नहीं रही ना, कब होगा एग्जाम? नहीं सर, कैंसिल हो गई, कैंसिल हो कैंसिल ही हो गई। इसका मतलब आप प्रमोट करेंगे? यस सर। अगर प्रमोट करेंगे तो यार पढ़ने वाला बच्चा तो गया ना काम से। नहीं वो बाद में एग्जाम मतलब वो अपने तो प्री बोर्ड के हिसाब से लेंगे ना नंबर को। अब पता नहीं, जो भी होगा चलो अच्छी बात है, बट आई थिंक इसमें कहीं न कहीं पढ़ने वाले बच्चों का लॉस भी हो सकता है। यस सर, अगर जिसे एग्जाम देना है वो दे सकता है। ये भी हाँ सर, अगर किसी को अपना स्कोर सही नहीं लग रहा है तो वो एग्जाम दे सकता है। बहुत अच्छी बात है यार, ऐसे तो नीट में भी हो जाना चाहिए, जिसका मन के जाओ, जिसका मन के कंपाउंडर बन जाओ, है ना। मुझे लग तो नहीं रहा यार 26 को हो जाएगा एग्जाम नीट का। पोस्टपोन होगा। पोस्टपोन होने की आशंका नहीं होगा सर, होना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि मैं बताऊं बहुत लेट हो जाएगा, फिर तो सेशन ही खत्म हो जाएगा ना। और ये कोरोना केस तो बढ़ने ही वाला है, घटेगा तो कुछ मुझे नजर ही नहीं आता कभी। सर फिर तो नेक्स्ट ईयर सब साथ में देंगे एग्जाम। कोई बात नहीं, 15 के बजाय 30 लाख में बैठना मजा आएगा। पता चलेगा अभी तो 720 में 600 लाना था, तब 720 में 710 लाना पड़ेगा। भाई जब 15 के बजाय 30 लाख बच्चे बैठेंगे तो मजा नहीं आएगा आपको? सर सीट भी तो कम हो जाएगा। अबे सीट डबल हो जाएगी, कम क्यों हो जाएगा? एक तो इस साल वाली, एक अगले साल वाली। कोरोना ने मजाक बना रखा है। मजाक नहीं, जिसे कहते हैं ना जिंदगी झंड कर रखी है। चलो खैर, अब क्या कर सकते हो यार, पहले तो जिंदगी बचा लो, बाकी तो बाद में देख लेंगे। चलो यार, अपना तो आज ये चैप्टर खत्म कर देते हैं, है ना। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, बाय मिक्सिंग टू अपोजिट चार्ज, बाय मिक्सिंग टू अपोजिट चार्ज सॉल्व। By mixing two opposite charge solve, ये भी आप समझ सकते हो कि भाई दो कोलॉइडल सॉल्यूशन ले लो, एक सॉल्यूशन आप बना लो पॉजिटिवली चार्ज
और दूसरा सॉल्यूशन बना लो नेगेटिवली चार्ज, इक्वल एक्सटेंट में अगर रहेगा, सॉरी दोनों ही पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव बना लो। तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और चार्ज अगर खत्म तो फिर से वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आई थिंक इन सब प्रोसेस से आप कोगुलेशन कर सकते हो, है ना। जरा कोगुलेटिंग वैल्यू की डेफिनेशन लिख लो। कोगुलेटिंग वैल्यू, the minimum concentration of an electrolyte, the minimum concentration of an electrolyte in millimoles per liter requires to, in millimoles per liter requires to cause precipitation of the solution. Precipitation of a solution. सर एक बार रिपीट कर दीजिए। The minimum concentration of an electrolyte in millimoles per liter, millimoles per liter requires to cause precipitation of a solution, precipitation of a solution is called coagulating value. Coagulating value. आगे आ जाओ। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन देखो जरा प्रोटेक्शन क्या है। मैंने आपको बताया था लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, ठीक है। लायोफिलिक में मैंने आपको बताया था मोर स्टेबल और फोबिक में बताया था मैंने लेस स्टेबल, है ना। फिलिक सॉरी फोबिक लेस स्टेबल है, फिलिक मोर स्टेबल। ये पहली चीज तो ये। तो लेस स्टेबल मतलब क्या सेंस में है, मतलब ये इजीली प्रेसिपिटेट हो जाएगा। मोर स्टेबल का मतलब प्रेसिपिटेट तो इसका भी हो जाएगा बट इजीली नहीं होगा, है ना। मतलब आप ये लगा लो, आप इसको खुद से कनेक्ट कर लोगे, है ना। जो लोग इंटरनली बहुत वीक होते हैं वो बहुत इजीली टूट जाते हैं, मीन्स वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। और जो इंटरनली या माइंडली जिन बहुत स्ट्रांग होते हैं वो बहुत आसानी से टूटते नहीं हैं, है ना। और इसका पता कब चलता है, जब आप नीट के एग्जाम में बैठोगे। अगर आपने साल भर मेहनत नहीं की हुई है, जैसे ही कोई क्वेश्चन इधर उधर आया आप तुरंत हिल जाओगे और प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गए, तुरंत हाथ खड़े कर देते हो, भाई मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। बट जो लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, पूरे साल उन्होंने मेहनत करी हुई है, वो लड़ जाते हैं उससे क्वेश्चन से, ठीक है ना। और आई थिंक अगर उनको 4 क्वेश्चन नहीं आता तो उसमें वो लड़ झगड़ के 2-3 क्वेश्चन सही कर लेते हैं और वहीं से फिर वो आगे निकल जाते हैं। तो आई थिंक कि आपको लायोफिलिक बनना है, आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग बनना है। मतलब कोई बाहर का बंदा आके कह दे कि भाई आप तो बहुत गंदे हो, आप पढ़ते नहीं हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, तो मतलब आपने मान लिया, किसी ने कह दिया आपका सिलेक्शन नहीं होगा और आपने मान लिया कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो इसका मतलब आप लायोफोबिक हो। लायोफिलिक जो होते हैं उनको खुद के ऊपर फेथ होता है कि नहीं, दुनिया के कहने से कुछ नहीं होता, मैं जो हूं वो मुझे पता है और मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। तो इन सब से यही सीखना है आपको कि भाई बाहरी बंदे जो होते हैं ना, वो तो कभी भी आपका भला नहीं चाहेंगे,
तो वो आपको हमेशा ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इंटरनली वीक रहोगे तो प्रेसिपिटेट हो जाओगे। तो खैर अब मेरी बात आप समझ गए होंगे कि जो फोबिक है उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है और जो फिलिक है उसको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती, है ना? खत्म होने वाली बस अब तो। हाँ, नोट करो जरा। द प्रोटेक्टिव कैरेक्टर ऑफ द वेरियस लायोफिलिक सब्सटेंस, protective character of various lyophilic substance has been expressed in the term of gold number. In the term of gold number. सर रिपीट करने एक बारी। The protective character of various lyophilic substance has been expressed in the term of gold number. जरा अगली डेफिनेशन गोल्ड नंबर की लिखो। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का बहुत ज्यादा आता है, गोल्ड नंबर की डेफिनेशन। हमारे यहाँ तो न्यूमेरिकल आएगा। गोल्ड नंबर लिखो जरा। गोल्ड नंबर ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलॉइडल इज gold number of a protective colloidal is the minimum weight of it. Gold number of a protective colloidal is minimum weight of it in milligram. Minimum weight of it in milligram. Gold number of a protective colloidal is minimum weight of it in milligrams, which must be added to 10 milliliter of a 10 milliliter of a standard red gold sol. Standard red gold sol. So that no coagulation of the gold sol. So that no coagulation of the gold sol takes place when 1 milliliter of 10%, 1 milliliter of 10% sodium chloride solution is rapidly added to it. When 1 milliliter of 10% sodium chloride solution is rapidly added to it. अब जरा इस डेफिनेशन को पढ़ो। क्या 1 मार्क्स आप बोर्ड में ले आ दोगे इससे? जरा टेढ़ी सी डेफिनेशन है बहुत। लग तो नहीं रहा। रेड गोल्ड सॉल। फिर से रिपीट करूं? Yes, sir. अच्छा। Gold number of a protective colloidal is minimum weight of it in milligram, which must be added to 10 milliliter of a standard red gold sol, so that no coagulation of the gold sol takes place when 1 milliliter of 10% solution
1 milliliter of 10% sodium chloride solution is rapidly added to it. देखो जरा, मान लिया ये लायोफोबिक था, लायोफोबिक था, है ना। लायोफोबिक क्या था? गोल्ड सॉल्ट था, AU। मेटल सॉल्ट जो होते हैं वो लायोफोबिक होते हैं। अब ये क्या हो रहा था? इजीली प्रेसिपिटेट हो जा रहा था। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड करते थे, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लायोफोबिक था, लेस स्टेबल था, इसका हाइड्रेशन एनर्जी कम था ना, तो हाइड्रेशन कम था, इस वजह से इजीली स्टेबल, मतलब इजीली सेटल डाउन हो जाता था। तो इसको सेटल डाउन होने से बचाना था। बचाने के लिए क्या किया गया? इसके ऊपर प्रोटेक्शन किया गया, इसके ऊपर लायोफिलिक सॉल्यूशन की कोटिंग की गई। ये लायोफिलिक, मतलब जो फोबिक का पार्टिकल था, अब उसके ऊपर लायोफिलिक की कोटिंग कर दी गई। अब ये जो पार्टिकल है कोलॉइडल सॉल्यूशन का, ये लायोफोबिक पार्टिकल नहीं रहेगा, अब ये लायोफिलिक पार्टिकल हो जाएगा। लायोफिलिक पार्टिकल होने का मतलब इसकी हाइड्रेशन एनर्जी हाई होगी और इसकी स्टेबिलिटी भी हाई होगी, तो इजीली ये कोगुलेट नहीं होगा। ठीक है ना। अब जरा आते हैं डेफिनेशन पे। आप जैसे यूं लगा लो कि हमारे राहुल गांधी जी, उनको जेड ग्रेड मिला हुआ है ना, सिक्योरिटी जेड ग्रेड बहुत डेंजरस है। मतलब इंडिविजुअली उनको कोई भी एक थप्पड़ मार दे तो वो गिर जाएंगे, है ना। उनके पास कोई पावर नहीं है। बट ऐसे जेड ग्रेड मिलने के बाद उनको प्रोटेक्शन मिल गई। प्रोटेक्शन मिलने की वजह से उनको कोई छू भी नहीं सकता है, ठीक है ना, इतनी पावर है उनकी। तो इंडिविजुअली उनकी पावर नहीं थी, बट प्रोटेक्शन की वजह से उनकी पावर अब जस्ट डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो गई है ना। तो ये है एक तरह से प्रोटेक्शन। तो आप डेफिनेशन को जरा समझो, क्या कह रहा है? गोल्ड नंबर ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलॉइडल। प्रोटेक्टिव कोलॉइडल इसमें कौन है? जो लायोफिलिक है, वो गोल्ड नंबर उसका होएगा जो उसके ऊपर लगाया गया, है ना। मिनिमम वेट ऑफ इन मिलीग्राम। मिनिमम वेट किसका चाहिए? ये भाई, आप लायोफोबिक वाले पार्टिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना वेट आप यूज कर रहे हो लायोफिलिक का? मिनिमम अमाउंट इन मिलीग्राम, विच मस्ट बी एडेड। किसमें ऐड करना है? 10 मिलीलीटर। ये जो गोल्ड सॉल है वो कितना होना चाहिए? 10 मिलीलीटर ही होना चाहिए, so that no coagulation takes place। मतलब इस 10 मिलीलीटर लायोफोबिक को बचाने के लिए कितना मिनिमम अमाउंट लायोफिलिक का यूज करते हो, वही उसका गोल्ड नंबर होगा। अच्छा, बचाना किससे है वो आगे लिखा हुआ है। 1 मिलीलीटर ऑफ 10% NaCl। 1 मिलीलीटर ऑफ 10% NaCl। परसेंटेज मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर में समझाया था। तो 10% का मतलब है कि 10 ग्राम डिजोल्व इन 100 मिलीलीटर, और उसका 1 मिलीलीटर यूज करना है। अगर आप NaCl डालते तो वो प्रेसिपिटेट हो जाता, इतना ही NaCl डालते प्रेसिपिटेट हो जाता। लेकिन अब इतना ही NaCl डालने पे ये प्रेसिपिटेट नहीं हो, ना होने के लिए आपने मिनिमम अमाउंट लायोफिलिक का यूज किया है। जितना मिनिमम अमाउंट आपने यूज किया है उसको बोलेंगे गोल्ड नंबर। आई थिंक डेफिनेशन समझ गए, या एक बार फिर से बताऊं? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। एक बार रिपीट कर दीजिए। कंफ्यूजन बोल। देख, पहली बात तो सुन, लायोफोबिक था, कितना था? 10 मिलीलीटर। इस 10 मिलीलीटर को कोगुलेट होने से बचाना था,
तो उसको बचाने के लिए तूने लायोफिलिक लगाया। हाँ कितना अमाउंट लगाएगा, मिनिमम अमाउंट इन मिलीग्राम, तो वही गोल्ड नंबर होगा। लेकिन बचाना किससे था? लायोफोबिक को। 10% NaCl, मतलब ये अमाउंट डालने पे ये प्रेसिपिटेट हो जाता। लेकिन तूने कितना अमाउंट लायोफिलिक का यूज किया कि इतना डालने के बाद भी ये प्रेसिपिटेट नहीं होगा, उसको बोलेंगे गोल्ड नंबर। एक बार डेफिनेशन पढ़ो सभी लोग। और देखो कि समझ आया या नहीं आया। तो सर फिर तो ये गोल्ड नंबर ये हो गया ना, लायोफिलिक जो हमारे पास पार्टिकल्स होंगे वो टोटल उसको लायोफोबिक को कवर कर लें, ताकि वो उससे वो प्रेसिपिटेट कोएगुलेट ना हो जाए। बिल्कुल सीधा सी बात है, सीधी सी बात है, वही है। लेकिन डेफिनेशन थोड़ी सी टेढ़ी कर दी है ना उसने, अमाउंट यूज कर करके। तो यही डेफिनेशन लिखोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा आपको। हमारे यहाँ तो डेफिनेशन नहीं आती, बट बोर्ड में आती है, और ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनको पता है ना टेढ़ी सी है ये। हाँ, आई थिंक आ गया होगा सबको। ठीक है, अभी तो नहीं आया होगा, तो घर पे जाके इसको रटना फिर से कि भाई क्या है। अब जरा कुछ है प्रोटेक्ट, लिख लो जरा, प्रोटेक्टिव कोलॉइडल्स एंड गोल्ड नंबर। जिलेटिंग एक प्रोटेक्टिव कोलॉइडल, इसका गोल्ड नंबर 0.005 से लेकर के 0.01 ये रखना पड़ेगा, वो देख के आप नहीं बता सकते। एल्ब्यूमिन इसका जो वो है 0.1 से लेकर के 0.2। लिख लो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन 0.03 से लेके 0.07। पोटैटो स्टार्च का हो जाएगा 20 से 25। तो ये कुछ है जिनका मिनिमम यूज करके आप प्रोटेक्ट कर सकते हो गोल्ड नंबर। चलो अगली हेडिंग डाल लो, इमल्सन। अब ये इमल्सन लास्ट टॉपिक है, आज क्लास खराब ना हुई होती तो खत्म हो गया होता। अब अगली क्लास में ये इमल्सन खत्म करके 10-15 मिनट में, उसके बाद फिर हम मेटलर्जी पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो है ना। चलो अच्छा, अभी वॉइस आ रही है।